को पहले से सारी चीज़ें पता है, उनसे मैं उनकी थोड़ी और नॉलेज बढ़ जाएगी। और अगर मेरे से कुछ अगर ऐसा कुछ इसमें होगा तो मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सब लोग की बहुत अच्छे से इसमें क्लियरिटी ले आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने मुद्दे पे आते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एक तरह से जो भी हमारा टीडीएस जो है, टीडीएस वो कहाँ से डिडक्ट होता है, तो क्या कहती है सरकार, ये कहती है कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे लोगों को तनख्वाह दिया जाता है छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे, और एक जगह से दिया जाता है। तो ऐसे मतलब मान लीजिए कंपनी है, अब वो कंपनी अपने पास 10,000 एम्प्लॉय रखी है, अब 10,000 एम्प्लॉय को सबको सैलरी देती है। तो अब सरकार के क्या करती है, या तो उस एक कंपनी से पैसा लेगी, टैक्स लेगी, टीडीएस का डिडक्ट करा लेगी, या तो फिर वो 10,000 एम्प्लॉयों से भरवाएगी। तो इसमें सरकार का क्या कहना है कि ऐसा करिए कि कम, आप दोनों में से आप किसी एक को तो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट को भी लगा कि ये मेरे लिए भी इजी है कि मैं, ज़्यादा लोग, कम लोग हैं पे करने वाले, ज़्यादा रिसीव करने वाले हैं, तो जो लोग पे कर रहे हैं मैं उन्हीं लोगों से कांटेक्ट कर लेता हूँ और उन्हीं लोगों से मैं टैक्स ले लेता हूँ उनके एम्प्लॉय के बिहाफ पे। तो जो हमारा इनकम टैक्स होता है, आप लोगों को पता है हम रिटर्न भरते हैं। एक होता है, इसमें दो चीज़ें होती है, थोड़ा सा मैं आप लोग कन्फ्यूजन होता है। इसमें होता है प्रीवियस ईयर और असिस्मेंट ईयर। तो जिस साल में हम कमाई करते हैं उस साल को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल की हम रिटर्न फाइल करते हैं, जिस ईयर में रिटर्न फाइल होती है अगले साल, यानी कि उसमें होती है असिस्मेंट ईयर। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर जैसे अभी क्या है, 22-23 खत्म हुआ और हमने उसको, ये चल रहा 23-24, तो हम 23-24 असिस्मेंट ईयर में 22-23 प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल करते हैं हम, इनकम टैक्स। ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जो भी आपकी कमाई होगी, आप जो भी सैलरी आपको मिलेगा, तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि पहले आपकी सैलरी देखते हैं कि आपकी सैलरी कितना है। ठीक है। और उस सैलरी को क्या करेंगे कि वो नंबर ऑफ, जो जितना आपका सैलरी होगा उसमें से पहले बेसिक लिमिट आपको पता है 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जिसमें कि 2.5 लाख रुपए तो नील है, और उसमें अढ़ाई 12,500 रुपये रिबेट देती है गवर्नमेंट। रिबेट देती है इस रूप में कि मतलब जैसे 2.5 लाख रुपए तो नील है, लेकिन अगर आपका 5 लाख तक लिमिट है, तो 5 लाख तक का 2.5 लाख हटा दीजिए, जो 2.5 लाख बचा उस पर जो 5% टैक्स स्लैब रेट उसका 5%, तो 5% अगर लगाएंगे तो 12,500 रुपये बनता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस चीज़ को उसमें रिवेट दे दिया कि आप 12,500 रुपये तक का टैक्स आपके लिए माफ़ है। तो इस तरीके से 5 लाख तक का जो लोग इनकम कमाते हैं, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है, उन लोगों की गवर्नमेंट ने ये कहा कि 5 लाख रुपए तक वाले की मैं कोई टैक्स नहीं लूंगा। इसमें भी दो चीज़ चलती है, एक नया न्यू स्लैब रेट और एक पुराने वाले हैं। ठीक है। तो अब इसी प्रकार तो फिर मैं वापस इनकम टैक्स की बात खत्म करके टीडीएस पे आता हूँ, मैं टीडीएस की बात करूँ। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि जो जो लोग पेमेंट करते हैं मैं उन्हीं से कांटेक्ट कर लेता हूँ कि जो भी आप पेमेंट करते हो उस पे हमें टैक्स आप डिडक्ट कर लो उसके बिहाफ पे जिसको आप पे करोगे, और उससे हम बाद में निपट लेंगे। वो हमारा रिटर्न फाइल करेगा अपने इनकम टैक्स का, अगर हमारा उसको अगर उसका टैक्स रिफंड बनेगा तो हमसे क्लेम कर लेगा, अगर हमारा बनेगा तो हम उससे ले लेंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये आसान हो गया कि चलो एक तो मुद्दा सॉल्व हुआ कि हम क्या करेंगे कि जो लोग वो चीज़ जो पेमेंट कर रहे हैं, जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, या कंपनी हो, कोई प्रोफेशनल हो, जो भी अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को, अपने जो भी कम जो एजेंट है उनको पेमेंट कर रहे हैं, जो लोग भी पेमेंट करते हैं, उस जब पेमेंट करेंगे उसी समय क्या करेंगे, उसके बिहाफ पे उस पर टीडीएस काट लेंगे। ठीक है। तो टीडीएस जो सैलरी वाले का होता है, जो हम जैसे जो लोग सैलरी रिसीव करते हैं उनके लिए क्या होता है, एवरेज रेट से डिडक्ट किया जाता है। एवरेज रेट कैसे डिडक्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका टैक्स बन रहा है, मान लीजिए पूरे साल का 12,000 रुपये। ठीक है। तो उसको क्या किया गया, नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दिया जाता है, तो 1,000 रुपये पर मंथ बन गया। तो आपका सैलरी मान लीजिए बन रहा है 50,000 रुपये मंथली मान लीजिए, तो उसमें से क्या होगा कि 1,000 रुपये आपके हर मंथ डिडक्ट हो जाएगा टीडीएस। ठीक है। और 49,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। ठीक है। इसके साथ अभी टैक्स कैसे इसमें कम हो जाता है, जैसे क्या करते हैं, मान लीजिए आपने एलआईसी करा रखा है। ठीक है। आपने कोई इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो हो गया, और इसके अलावा कोई आपकी मेडिकल हो गया, आपने कुछ होम लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट हो गया, इसके घर में फैमिली में कोई आपका डिसेबिलिटी है, जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी होता है, जो मतलब विकलांग होते हैं, परमानेंट या फुल्ली, तो वो चीज़ सर्टिफिकेशन में होती है कि कितने परसेंट विकलांग है, एक सर्टिफिकेट बनता है गवर्नमेंट की तरफ, उसमें लिखा होता है कितने परसेंट वो व्यक्ति विकलांग है। तो इस तरीके से वो आइडेंटिफाई किया, तो ये सारे अगर आपके पास चीज़ें हैं, तो जैसे एलआईसी, होम लोन है तो उसका भी ब्याज इंटरेस्ट, और इसके अलावा आपको मैंने बताया डिसेबिलिटी है, मेडिकल हेल्थ चेकअप है, किसी आप बच्चे को, किसी के बच्चे को आप पढ़ाते हैं, तो वो सारे हो गए। तो मैं ये सब लिमिट की बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं मोटा मोटा बताऊँ, इन सब चीज़ें हैं तो आपको एम्प्लॉयर को क्या करते हैं,
अप्रैल साल जब सैलरी जब महीने अप्रैल से शुरू होता है और मार्च का एंड मार्च खत्म होता है। अप्रैल से स्टार्ट होता है साल और मार्च में ख़त्म होता है। तो आपको क्या करना होता है कि एम्प्लॉयर आपसे पूछता है, तो आपको उसी समय अपने एम्प्लॉय में यानी कंपनी में आपको वो सारी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं, और एक आपसे फॉर्म भराई जाती है, वो फॉर्म भी भर के देना होता है अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है, डिक्लेरेशन होता है एक तरह से कि आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाया है। ठीक है, तो उसमें से जो जो डिडक्शन कटौती होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, जो भी डिडक्शन मिलता है वो छूट, तो उतना अमाउंट, जैसे मान लीजिए आपका टैक्स बना 50,000 पूरे साल का, अब उस डिडक्शन में मान लीजिए आपका 20,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो 20,000 उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, जो 30,000 बचेगा उस 30,000 को 12 महीने से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब 30,000 को 12 महीने से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका ये अमाउंट आएगा वो हर महीने आपके सैलरी में से काट डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये सैलरी में से डिडक्ट तो हो गया, अब ये सैलरी में से जो डिडक्ट हुआ आपका ये टीडीएस, वो आपको कैसे मिलेगा? वो भी तो आप ही का पैसा था ना। आप जॉब कर रहे हैं, आपने बोला गया कि आपको 50,000 सैलरी मिलेगी, आपको मिल रहा 49,000। तो आप पूछेंगे कि 1,000 रुपये जो आपने मेरा काट लिया, वो पैसा मेरे को कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? तो वो पैसा आपको मिलेगा अगले साल जब आप रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तब। तो उस समय जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर आप अगेन अपना देखेंगे कि मैं बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयर को मैं उस समय नहीं बताया था कि मेरा ये भी रेंट भी जाता है, कोई कोई चीज़ें आपकी छूट गई थी। तो जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उस समय आप सारी ये सारी चीज़ें डालेंगे कि मेरा रेंट इतना जाता है, मैं मेडिकल का इतना खर्चा है, इसके अलावा आपकी कोई विकलांग है घर में, कोई सीनियर सिटीजन, उसका इलाज कराया तो उसमें इतना खर्चा लग गया। ठीक है, और कुछ और स्पेशल डिजीज है किसी को तो उसका जो खर्चा था ये इतना लगा, तो वो सारा कुछ अगर डालेंगे तो आपका मान लीजिए साल में 12,000 रुपये टैक्स कटा था, और ये पूरा का पूरा आपका 12,000 रुपये का यहाँ से आप मान लीजिए कि आपका खर्चा हो गया 20-25 हज़ार रुपये का आपने खर्चा और दिखा दिया ये रिटर्न भरते समय, तो आपका टैक्स बिल्कुल जीरो हो गया। तो आपको कोई पे टैक्स की मतलब जितना आपने डिडक्शन किया था आपके कंपनी वालों ने, उतना पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा इनकम टैक्स का आप रिटर्न फाइल करेंगे तब। ठीक है, अब आप रिफंड जब फाइल करेंगे तो अब ये पैसा आपके उसमें आएगा कैसे, मतलब आपके 26 एस होता है और फॉर्म 16 होता है, तो ये कैसे मिलता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जब आपका मान लीजिए 30 तारीख को या 7 तारीख को जब सैलरी मिलता है, तो जब सैलरी मिलता है उसी समय वो अपना पैसा वो भी काटते हैं। ठीक है, पैसा वो भी काट लिए टीडीएस का 1,000 उसमें से, तो काट लिए 30 तारीख को काट लेंगे या 7 को काट लेंगे, जब भी अपनी अकाउंटिंग करेंगे तब उसमें से वो निकाल लेंगे टीडीएस का पैसा आपके सैलरी में से, और आपको जो बचा हुआ दे देंगे। तो वो टीडीएस का पैसा वो इकट्ठा करेंगे और सबका मिला के वो क्या करते हैं, 7 तारीख को हर महीने, 7 तारीख से पहले, 7 तारीख और 7 तारीख से पहले पहले उसकी पेमेंट करा देते हैं वो लोग टीडीएस की। ठीक है, अब वो टीडीएस की पेमेंट करने के बाद क्या करते हैं वो लोग, क्वार्टरली रिटर्न भरी जाती है, हर 3 क्वार्टर 3 महीने के कहा जाता है, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो हर क्वार्टरली रिटर्न भरी जाती है, तो जब क्वार्टर एंड होगा, मान लीजिए आपका अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 महीने हो गया, एक क्वार्टर हो गया, तो अब ये क्या करेंगे, इसकी रिटर्न भर देंगे वो 31 जुलाई तक। ठीक है, अब जब ये रिटर्न भरेंगे तो उसमें क्या दिखा देंगे, आपका पैन नंबर। ठीक है, आपके हर महीने में कितना कितना डिडक्शन था वो दिखा देंगे। ठीक है, टोटल दिखा देंगे कि 3 महीने का मैंने इतना डिडक्ट किया, और ये पैन नंबर और बाकी कुछ कुछ डिटेल होती है, थोड़ी बहुत और चीज़ें होती है, वो डाल के गवर्नमेंट को रिटर्न सबमिट कर देंगे। तो उस पैन नंबर के बेस पे आपका जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उसमें एक होता है 20 सर्विसेज में जाएंगे तो उसमें 26 एस होता है, उसके अंदर ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा सारा। अब मान लीजिए ऐसे टीडीएस आपके 4-5 जगह टीडीएस कटा है आपका, चाहे मान लीजिए आप कंट्रेक्टर हैं या कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लीगल एडवोकेट, कुछ भी है ना, तो आप सब लोग जब भी आप कहीं से पेमेंट रिसीव करेंगे तो उस पे आपका टीडीएस कटेगा, अगर आप सर्विस के केस है तो। अगर गुड्स का केस है तो गुड्स के केस में जीएसटी लगता है, तो उसकी अभी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका टीडीएस जब डिडक्ट होगा तो उस टीडीएस के ऊपर आपका क्या होगा कि जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ वो उसने जमा करा दिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, और ऐसे ही कर करके पूरा साल खत्म हो गया। अब जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो अपना 26 ए से स्टेटमेंट निकालेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको नहीं 26 एस देखना है तो आप अपने कंपनी से फॉर्म 16 मिलता है ना, एक टीडीएस की सर्टिफिकेट होती है जिससे टीडीएस काटा जाता है, उसका एक सर्टिफिकेट भी होता है कि हाँ कि ये सर्टिफाई होए कि एम्प्लॉयर ने आपका पैसा काटा है, डिडक्ट किया है टीडीएस के रूप नाम पर, और इतना टीडीएस आपका कटा है। तो वो टीडीएस का एक सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा। ठीक है, फॉर्म 16 एम्प्लॉयर जहाँ भी आप काम कर रहे थे जहाँ आपका टीडीएस काटा गया वो, तो जहाँ जहाँ आपका टीडीएस कटा वहाँ वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा फॉर्म 16। ठीक,
अब वो फार्म 16 आप ले लेंगे और उससे आप उसके बेस पे आप देखेंगे कि मेरा कितना टैक्स कटा है, उसके अकॉर्डिंग अपना खर्चा देखेंगे कि मेरे पास कितना डिडक्शन है, कितना मैं क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मेरे पास है, इन्वेस्टमेंट हो गया, रेंट हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, हेल्थ चेकअप हो गया, कोई सीनियर सिटीजन का इलाज है वो हो गया, कोई स्पेशल डिजीज हो गई, होम लोन है तो उसका इंटरेस्ट हो गया, आपकी इसके अलावा और क्या क्या इनकम है। जैसे मान लीजिए आपका कोई इंटरेस्ट का बैंक में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम है, तो अगर वो 10,000 से ऊपर का है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जितने भी सारी चीज़ें आपका, जितने भी आपकी इनकम है और जितने भी आपने ये सब खर्चे किए थे इनकम टैक्स के जो डिडक्शन है उसके अकॉर्डिंग, तो वो सारा करने के बाद आप फाइनल कैलकुलेशन निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरा गवर्नमेंट को पे नहीं करना, मेरे को रिफंड ले बन रहा है मेरा। तो जब आप रिटर्न फाइल कर देंगे या आप जिससे भी करवा देंगे, ठीक है, तो फाइल करने के बाद आपके विद इन 1-2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका रिफंड अब आ जाता है, क्योंकि अब बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ अब ऑटोमेट है और इंटीमेशन वगैरह भी सब अर्थमेटिक कैलकुलेशन ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और किसी किसी में अगर बहुत ज़्यादा आपने लोचा कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा आप सोच आपका बिल्कुल ही मतलब टैक्स बन रहा है और आप फिर भी आप नहीं देना चाह रहे गवर्नमेंट का, आप ज़बरदस्ती कोई डोनेशन का या किसी चीज़ का आप दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को जहाँ डाउट लग गया, तो उसमें फिर आपका टाइम लग सकता है, क्योंकि उसमें फिर क्वेरी होगा, फिर उसकी फिर से जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी अच्छे से, तो आपके पास नोटिस वोटिस आ सकता है। तो इसलिए जो भी है वो एक्यूरेसी के साथ दिखाएं। और दूसरा बात ये भी है कि अभी एक और स्टेटमेंट आ गया है जो AIS करके नाम से आता है, तो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम या स्टेटमेंट करके है, एक और आ गया, तो 26 है ही, दूसरा ये भी एक आ गया। तो इसमें क्या होता है कि आपने कुछ भी कहीं खरीदा, कहीं से भी बैंक में पैसा आपने लिया, जहाँ भी आपके TDS की बात आई, तो आप सब कुछ, आपको ये भी पता है कि आधार आपके पैन से लिंक है। ठीक है, और आधार आपका हर जगह हर चीज़ से लिंक है, बैंक से लेके आपके हर जगह लिंक है। तो अगर कुछ भी करेंगे तो आपका सब एक दूसरे से लिंक है, तो कि कहीं भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारा कुछ जाके वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए अब पहले वाले टाइम नहीं रहा कि आप लोग मतलब मान लीजिए आप कुछ भी बचा लेंगे या कुछ उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को सब एक दूसरे से लिंक कर दिया है, तो बहुत टफ हो गया है कि आदमी कोई किसी तरीके से टैक्स में चोरी करे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जो जेन्यून है वही चीज़ें दिखाना चाहिए। तो इसमें मोटा मोटा मैंने बात कर लिया इम्प्लॉई के लिए। ठीक है, ये पूरा पूरा प्रोसेस एक एम्प्लॉई क्या है। अब इसके साथ साथ एक होता है हमारा एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर के तरफ से रिटर्न फाइल कर दिया गया, TDS भर दिया उसने, TDS की रिटर्न फाइल कर दी, पेमेंट कर दी TDS की। अब बात करते हैं हम उन लोगों की जो लोग क्या करते हैं, कंट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, या कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेशनल है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई कंसल्टेंट है। ठीक है, अब उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं। तो उन लोगों के भी इन ऐसे ही होता है कि जब उन लोगों की क्या होगा, वो लोग एक बिल इशू करते हैं। अच्छा, सैलरी वाले में क्या होता है कि जब आपकी सैलरी रिसीव होगी ना तभी TDS काटा जाता है। ठीक है, जब भी आपकी सैलरी की पेमेंट होगी तब TDS काट दिया जाता है। लेकिन प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, प्रोफेशनल और जो कंट्रैक्टर हो गए, ठीक है, इन सब लोग की, या जो कोई टेक्निकल सर्विस देते हैं या जैसे कॉल सेंटर चलाते हैं, तो इन सब लोगों में क्या होता है कि जैसे वो बिल देते हैं ना उसी समय उनका TDS काट दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कंपनी में अपना बिल बनाया और बिल तो देंगे तभी तो पेमेंट मिलेगा आपको, आप एम्प्लॉय तो है नहीं कि सैलरी मिलेगा आपको, आपको बिल के बदले पैसा मिलता है, प्रोफेशनल सर्विस जो आप देंगे। तो जब बिल देंगे तो उस बिल के जैसे आप बिल देंगे और बुक्स में आपके अकाउंटेंट कंपनी के बुक में एंट्री जब डालेगा तभी TDS काट देगा वो। ठीक है, और आप हो सकता है कि आपको पेमेंट ना भी करे लेकिन वो अपना TDS टाइम पे भर देगा। ठीक है, तो इस केस में होता है क्या कि जो पहले होगा, मान लीजिए अगर प्रोफेशनल है, आपको पेमेंट पहले दी जा रही है तो पहले आपकी पेमेंट पे ही TDS काट दी जाएगी। अगर बिल दे जा रही, बिल आप पहले बिल दे रहे हैं बाद में पेमेंट मिल रही, तो बिल जब देंगे तभी आप बिल जब की एंट्री होगी बुक्स में तभी TDS काट दिया जाएगा। तो जो भी दोनों में से पहले होगा, यानी मतलब आपको पेमेंट मिलेगा जब तब काटा जाएगा, या तो अगर पहले आप बिल दे रहे हैं तो बिल पे काट दिया जाएगा। तो समझ रहे हैं आप, आपकी पेमेंट रिसीव हुई तब काटा जाएगा, या तो आप बिल जब दे रहे हैं तब, दोनों में से जो पहले होगा उस पर TDS कट जाएगा। और वो जरूरी नहीं कि आपकी पेमेंट आएगी तभी TDS जमा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपकी बिल बुक किया अकाउंटेंट उस कंपनी का, वो अगले महीने में 7 तारीख को जमा कर देगा। ठीक है, तो ये कंपनी वाले के लिए। उनमें भी क्या होता है कि जब जिन लोगों की TD जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो कंट्रैक्टर प्रोफेशनल, ये जो मैंने बताया डॉक्टर इंजीनियर आर्किटेक्ट, है ना, ये लोग कंसल्टेंट, ये सब जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों के केस में मिलता है फॉर्म 16A। ठीक है, तो इनका भी सेम प्रोसेस है, इनका भी पेमेंट जो करेगा कंपनी वाला एम्प्लॉयर वो 7 तारीख तक पेमेंट कर देता है TDS का। ठीक है, और उसका भी रिटर्न रिटर्न भरने का सब कुछ सेम डेट रहता है। बस उसमें क्या होता है कि अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका अलग अलग फॉर्म होता है, सैलरी वाले के लिए 24 क्यू 20, इसमें हो जाता है 26 क्यू का, तो अलग अलग मतलब इनका
बेसिकली वो रहता है रिटर्न का फॉर्मेट, और एक तरह से मान लीजिए फॉर्म होता है उनका, एक फॉर्म कहते हैं, तो वो टेम्पलेट अलग अलग दोनों का रहता है, और उनकी फॉर्म अलग अलग होती है। सैलरी वाले के लिए अलग फाइल करनी पड़ती है रिटर्न, और जो अदर देन सैलरी होते हैं, सैलरी के अलावा जो लोग भी बच जाते हैं उनको बोलते हैं अदर देन सैलरी। तो जो अदर देन सैलरी है उन सबका 26Q में रिटर्न फाइल होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बाकी आप लोग को अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हेल्प करूँ। ठीक है, तो और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जैसे ये चीज़ हो गई, फिर उस वो भी रिटर्न फाइल कर दिया कंपनी ने। अब आप क्या करेंगे कि जब अगले साल आप फिर, अब जब आपका असेसमेंट होगा नेक्स्ट ईयर में, जिस साल आपने पैसा लिया बिल दिया वो सब प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अब अगले साल जब रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स, तो उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो अब असेसमेंट ईयर में अब आ गए, तो अब आप जब रिटर्न फाइल करने चाहेंगे, तो आपकी मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सर्विस दिया था और उसने आपको कितना दिया, 90,000, 10,000 रुपये TDS काट लिया 10%। ठीक है, तो 10,000 रुपये जो TDS काटा है वो तो आप ही का पैसा था, है ना। तो जो पैसा काटा है वो क्या करेगा, आपके पैन नंबर पे डाल देगा। एक तरह से सिंपल भाषा में बोले तो आपके पैन नंबर के थ्रू आपके नाम पे जमा कर देगा। ठीक है, अब का काम है कि आप सरकार से आपको क्लेम करिए। ठीक है, तो आप क्लेम कैसे करेंगे, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसका क्लेम करेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कब करेंगे, आप करेंगे असेसमेंट ईयर में, क्योंकि उस साल जिस साल आप कमाई कर रहे हैं उस साल आप तो रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, अगले साल करेंगे, क्योंकि अभी उस साल पूरा लेन देन चल रहा है। तो जब साल खत्म होगा तो अगले साल आप उसकी फाइलिंग करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अब जब आपको ये सब पता करना हो कि मेरा टैक्स कितना कटा है टोटल, तो आप भी यही कर सकते हैं। अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाइए, अपना लॉगिन करिए पैन नंबर और आईडी पासवर्ड से। ठीक है, पैन नंबर आईडी होता है, पासवर्ड जो आपने बनाया होगा, तो लॉगिन करके 26 डाउनलोड करिए और देखिए कि कहाँ कहाँ आपका TDS कहाँ कहाँ से उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको पता है कि आपका TDS कहाँ कहाँ काटा गया है, किस किस कंपनी ने काटा है। तो आप क्या करिए कि आपको जब मालूम है कि आपके किस किस कंपनी ने TDS काट रखा है, तो उन कंपनियों को कॉल करिए, अगर उस 26 स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा हो तो उनसे पूछिए कि आपने भाई जो आपने TDS मेरा डिडक्ट किया, या जो भी हेलो जो भी है उनसे बात करिए कि आपके जो भी आपने TDS मेरा डिडक्ट किया अभी तक मेरे को 26 में मेरा नहीं दिख रहा है। तो बताएंगे कि अब मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया है या किसी गलत पैन नंबर में डाल दिया, तो वो सारी जो भी होगा वो बताएंगे। फिर उसको अगर गलत पैन में चला गया हो तो उसको करेक्ट करेंगे, अगले रिवाइज करेंगे रिटर्न। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि उनसे आप अपना फॉर्म 16A ले लीजिए। ठीक है, फॉर्म 16A अगर आप ले लेंगे तो आपको उससे भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, आपके पास डिक्लेरेशन होगा कि चलिए जितना भी आपका टैक्स का डिडक्ट हुआ था तो उसके लिए आप एक सर्टिफिकेट आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास एक वैलिडिटी मतलब एक तरह से रहती है कि आप उस रिटर्न को अगले 1 साल के अंदर अंदर फाइल कर दें। ठीक है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा मतलब आपको लिए चैलेंज फेस करना पड़ता है और उसके साथ साथ लेट फी वगैरह लगता है। तो कोशिश करें कि अगले साल इसका रिटर्न फाइल कर दे, जो भी पिछले साल का आपका TDS वगैरह डिडक्ट हुआ है तो। और TDS अगर डिडक्ट हो रहा है तो ये चीज़ मान के चलिए कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी बनता ही बनता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इसमें इतनी सारी मैंने बात कर दी, अब हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं। तो ओवरव्यू मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो मैं TDS में किस किस की बात कर रहा हूँ, TDS मैंने बात कर रहा हूँ, एक तो बात किया मैंने सैलरी वाले के लिए, और दूसरा मैंने बात किया अदर देन सैलरी, जो लोग सैलरी के अलावा जितने भी क्या है वर्क, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ठीक है, और आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कंसल्टेंट, ये सारे चीज़ हो गए। इसके अलावा एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली वो लोग सारे इसमें ऑलमोस्ट आ गए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस क्या कर लेते हैं, हम इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि इसका रेट किस में क्या रेट रहता है। ठीक है, तो आप चलिए मैं थोड़ा आप लोगों को मैं रेट बता देता हूँ। तो आप लोग को मैं बेसिकली जो रेट है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि रेट जो रहते हैं TDS में कौन कौन सा होता है। तो बेसिकली जैसे TDS का जो रेट है वो एक अभी जो होता है सैलरी के लिए वो तो स्लैब रेट से होता है। स्लैब रेट में बोले तो जैसे मान लीजिए जो आपको आपको पता है इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या होता है, जैसे जीरो 2.5 लाख तक क्या है नील, उसके बाद 2.5 लाख से ऊपर अगर 2.5 से 5 लाख तक आपका TDS कितना कटता है, 5 लाख रुपए डिडक्ट होता है। ठीक है, फिर इसी तरह उसके ऊपर जाएंगे तो अलग दो और रेट हैं।
उसके बाद फिर हाईएस्ट आपके पास जो रेट आएगा वो 20% का आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेट होता है। तो अभी जैसे हमारा क्या होता है, जो टीडीएस वाली की जो पेमेंट होता है, जो टीडीएस की हमारी जो एम्प्लॉय जो होते हैं, जो सैलरी के ऊपर जो डिडक्ट होता है हमारा टीडीएस, और सैलरी वाला जो टीडीएस है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तब उसके अलावा जो लोग हैं स्लैब रेट, तब समझ गए जो स्लैब रेट इनकम टैक्स का है, जैसे 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 फिर के ऊपर फिर 10, और 10 से 20 के बाद फिर सीधा जो है हाईएस्ट रेट होता है वो लगता है। ठीक है, तो अभी इसमें जो हम बात कर रहे हैं, वो हम बात करें, सबसे बड़ी बात जो है वो हमारा है रेट सेक्शन का। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि अगर आप टीडीएस, अगर आप पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएफ से, तो आपको पता है आप जैसे आप, ठीक है, पीएफ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने सैलरी वाला तो बता दिया। सैलरी वाले में क्या होता है कि 192 जो सेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग करता है, और उसमें ये कहा गया कि जो भी आपका एवरेज रेट स्लैब रेट होगा उसके अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट होता है। मतलब एवरेज रेट जो हो, एवरेज रेट निकाल लेते, एवरेज निकाल लेते उसका। जैसे मान लीजिए आपका, मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए 2.5 लाख तक नहीं लोगे, 2.5 से 5, 12,500, अगर 5 लाख कहीं तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे उससे आपका 5 लाख 10 रुपये 20 रुपये भी बढ़ रहा है, तो फिर उसके ऊपर आपका टैक्स बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, टोटल जो टैक्स होता है उसको 12 से डिवाइड कर दिया जाता है, और जितना आपका टैक्स बनता है वो पर मंथ आपका वो एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है उतना। ठीक है, तो ये तो सैलरी वाले का हो गया। अब बात करते हैं इसके अलावा अब कहाँ कहाँ लगेगा टीडीएस। तो सबसे पहले जो बड़ी बात है वो है हमारा इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या, जो पीएफ होता है। अब पीएफ हम क्या करते हैं कि अगर हम पीएफ पीएफ जैसे है हमारा, तो पीएफ हम जब डिडक्ट निकालते हैं, अगर हम क्या करते हैं 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर हमारा पीएफ निकल रहा है, तो उस पर हमारा टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा 10%। ठीक है, ये कहता है 192A सेक्शन में अगर आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं 50,000 रुपये से ज़्यादा, तो आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर निकालेंगे तो आपके ऊपर 10% टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा पीएफ में। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको पीएफ का। अब मैं बताता हूँ अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब जैसे अब सिक्योरिटी कहीं आपका डिपॉजिट है, तो सिक्योरिटी का जैसे, अब उसमें क्या है, उसमें 5,000 रुपये, 1 साल का 5,000 रुपये का लिमिट है, और उसमें आपका सिक्योरिटी मतलब समझते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, बॉन्ड होता है ना हमारा, बॉन्ड, उस तरह के जो चीज़ें होती है बॉन्ड बनाते हैं, तो उसका जो भी हमारा उस पे का जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 5,000 रुपये से अगर ज़्यादा होता है तो उस पर हमारा टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। और टीडीएस का परसेंटेज आपको मैं बताता हूँ कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो अगर आपका कोई बॉन्ड है उस पर अगर इंटरेस्ट है 5,000 से ज़्यादा का, तो उस पर भी 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। इसके अलावा आप अगर कहीं आपका टीडीएस ऑन डिविडेंड है, ठीक है, आपको पता है डिविडेंड कैसे में, डिविडेंड टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई आपका कहीं आपका कुछ पैसा आपने लगा रखा है शेयर में, और उस पर जो डिविडेंड मिलता है उसमें अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड मिल रहा है, तो उस पर भी आपका 10% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेक्शन 194। अब इसके बाद अगर टी अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, ठीक है, तो उसमें आपका जो भी आपका ग्रॉस सेल और टर्नओवर होता है बिजनेस और प्रोफेशन में, अगर, तो उसमें अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन है एक्सीड 1 करोड़ और 50 लाख के बीच में है, तो ऐसे वाले बिजनेस का जो भी अगर उसका इंटरेस्ट 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उसका जो टीडीएस डिडक्ट होगा उस पर भी 10% करेगा। अब जैसे इसके एग्जांपल क्या है, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग बिजनेस में है, पोस्ट ऑफिस रिस्पेक्टिव। तो इस तरह के जो भी हैं, जैसे मान लीजिए जो बैंकिंग बिजनेस में है, या यानी छोट जो स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी कराती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारी बिजनेस करती है छोटी मोटी उस टाइप के, जो भी उसमें उसमें अगर इंटरेस्ट 5,000 से ज़्यादा का हो रहा है, तो 10% का उस पर भी हमारा टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप लॉटरी कहीं अगर लॉटरी जीत रहे हैं, या केबीसी, जैसे जैसे केबीसी हो गया, आप इसके अलावा आप जैसे कोई सट्टे में पैसे लगा रहे हैं, सट्टेबाजी खेलते हैं, तो उन सब पे जो भी आपकी कमाई होगी उन सबको पता है आपको, उसमें आपको 30% का टैक्स कटता है, और उसमें कोई आपको डिडक्शन, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता, पूरा का पूरा 30% आपको टैक्स देना पड़ता है।
इसके अलावा होता है कि अगर हॉर्स रेस जो होता है, अब कहीं कहीं होता है ये हॉर्स रेसिंग का, तो इसमें भी अगर आप लगाते हैं तो इसमें अगर आपका 10,000 रुपये तक का इसमें छूट दिया जाएगा। अगर आप हॉर्स रेसिंग में जीते 10,000 तक का छूट है। इसके ऊपर आपकी अगर कोई इसमें जीत होती है 10,000 से ज़्यादा का, आप जीत जाते हैं, तो उस पर आपको टैक्स TDS डिडक्ट करना है, ठीक है। और इस पर भी TDS कितना कटेगा, 30%, ठीक है। तो लॉटरी, पजल्स, इसके अलावा आपका जैसे KBC हो गया, सट्टेबाजी हो गई, है ना। तो इस तरह के जो भी चीज़ है, इन सब में अगर कोई भी लॉटरी गेम में अगर पैसे जीतते हैं तो 30% का टैक्स कट जाता है। और इसमें कोई आपको वो नहीं मिलता, क्या, डिडक्शन। मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। पूरा फ्लैट जितना पैसा होगा सब पे लगेगा। अगर हॉर्स रेसिंग करते हैं तो इसमें आपका 10,000 रुपये तक का जीते हैं तो उसमें छूट मिलेगी। उसके ऊपर का जो भी पैसा होगा उन सब पे, अगर 10,000 से ऊपर का होगा तो पूरे पे लगेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि सपोज करिए आपका लिमिट दे रखा है 5,000 रुपये तक, ठीक है, कि आप 5,000 रुपये तक जीत गए तो कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर आप 6,000 जीते तो पूरे 6,000 पर लगेगा, वो माइनस नहीं होगा 1,000, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि कोई भी अगर इसमें, ये TDS में क्या होता है कि अगर आपका 30,000 का लिमिट है प्रोफेशनल, मान लीजिए, अगर 30,000 से अगर 31,000 का बिल हो गया तो पूरे 31,000 पे आपको TDS भरना पड़ेगा। ये नहीं कि 30,000 माइन हटा दिए 1,000 पे बच गया, वैसा नहीं। पूरे 31,000 का 10%, ठीक। तो अब इसके अलावा ये हो गया आपका। फिर उसके बाद कंट्रैक्टर आते हैं 194 से, जो कंट्रैक्टर होते हैं। अब कंट्रैक्टर का मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, सिंपल वाले तो जो लोग, जैसे आपने किसी को घर दे दिया बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम दे दिया, तो ये सारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे क्या होता है कि इसमें एक लिमिट होता है कि अगर महीने में एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं आप, तो उसमें लिमिट होती है 30,000 की, ठीक है। अगर पूरे साल का लिमिट होता है 1 लाख का एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर से आप अगर कोई काम कराते हैं, अगर आपका 30,000 रुपये तक का काम कर रहा है तो आपको कोई TDS नहीं डिडक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं 31,000 रुपये एक बिल के अगेंस्ट, तो आपको पूरे 31,000 पे आपको TDS डिडक्ट करना है। तो अगर वो कोई कंपनी होगी तो 2%, अगर इंडिविजुअल होगा 1%, ठीक है। इंडिविजुअल और फर्म मान लीजिए, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म या कोई भी फर्म है तो उसमें 1% ही कटेगा। इंडिविजुअल होगा तो भी 1%। अगर कंपनी है, मतलब इसके अलावा जो भी है, मतलब इसके अलावा क्या कंपनी हो सकता है और जो भी है, तो 2% उनमें डिडक्ट करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट दे रखी है कितने की, एक बिल की 30,000 और पूरे साल की 1 लाख। तो अब इसमें फिर से सवाल वही कि मान लीजिए अगर 31,000 का बिल है तो 1,000 पर लगेगा, नहीं, पूरे 31,000 पर आपको 1% डिडक्ट करके देना होगा, अगर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल होगा और फर्म होगा तो, ठीक है। इंडिविजुअल और HUF, सॉरी मैंने गलत थे थोड़े, HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल और HUF, और 2% कंपनी और फर्म के केस, ठीक। अब इसके अलावा हमारा बात करते हैं इंश्योरेंस ऑन कमीशन, ठीक है। तो अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, और वो आपका क्या करती है, कमीशन दे रही है, आपका कमीशन 15,000 से ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा, 15,000 से, तो वो भी आपका TDS डिडक्ट करेगी। और कितने परसेंट करेगी, डोमेस्टिक कंपनी होगी तो 10%, और अदर पे ही होगा तो 5%, ठीक है। किसी कंपनी का अगर है तो 10%, अगर किसी और का है तो 5% उस पर TDS काटेगा। लाइफ इंश्योरेंस बहुत लोग कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी क्या कहा गया कि इसमें भी अगर आप पेमेंट ड्यूरिंग द फिन, एक साल में लेस देन 1 लाख, अगर 1 लाख से नीचे का आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, तो उस पर कोई TDS नहीं। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर का कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाता है तो उस पर भी 5% का TDS डिडक्ट होगा। मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में, जैसे
Any under life insurance policy including allotted the bonus of such policy under the amount of not including total income। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत लोग की क्या होती है, जैसे उसमें होता है बोनस सिस्टम। तो अगर आपके बोनस वाला प्लान है तो आपके केस में अप्लीकेबल होगा। 1 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तो आप 5% उस पर TDS। अब अगला बात करते हैं हम, कोई अगर मान लीजिए आप NPS में पैसा डाल, नेशनल सेविंग स्कीम जो होती है, इन सब में अगर पैसा डालते हैं तो इसमें आपको क्या कहा जाता है, इसमें आपको 2500 तक की छूट दी जाती है। 2500 रुपये तक की अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऊपर का है तो आपका इसमें से TDS काट के आपको पैसा मिलेगा अगर आपने लगा रखा है तो। अगर कोई लॉटरी टिकट बेच रहा है, TDS ऑन कमीशन ऑफ सेल ऑफ लॉटरी टिकट, ठीक है। तो अब इस तरह के जो लॉटरी टिकट बेचते हैं जो कमीशन के रूप में काम करते हैं, उन लोगों पे 5% TDS, कितना, 5%। तो इस तरीके से जो भी है मैं थोड़ा बहुत आप लोग को मतलब बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी अगली बार फिर करेंगे तो डिटेल में कर लेंगे, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। अभी लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद है TDS ऑन कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है। अब इंश्योरेंस कमीशन के अलावा जो TD कमीशन है उस पर लगता है 194H सेक्शन, और इसमें भी TDS कटता है 5%। और इसमें कहाँ कितने का लिमिट है, इसमें दिया गया है 15,000 तक, ठीक है। तो अगर आपके कोई कमीशन है 15,000 रुपये तक का, अगर वो कमीशन क्या है अदर देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का कमीशन को छोड़कर अगर कोई और कमीशन मिल रहा है तो उसमें आपको 15,000 तक का छूट दिया गया है। और उससे ऊपर आपका कमीशन है तो 5% उस पर TDS कट जाएगा। TDS ऑन रेंट, तो रेंट में क्या होता है, रेंट का सेक्शन 194 आई है। अब जान लीजिए कि अगर आप कोई किराए पे कमर्शियल बिल्डिंग लेते हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं आप कोई कंपनी फर्म में, ठीक है, और इस कमर्शियल बिल्डिंग है और उसमें कोई बिजनेस है, तो उस केस में क्या होता है, लिमिट होता है साल का 2,40,000, पूरे साल का 2,40,000 लिमिट होता है, ठीक है। तो अगर आप रेंट अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपये महीने दे रहे हैं तो हो गया 3,60,000। तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि TDS, इस केस में भी आपका TDS जम काटना पड़ेगा। जो आप रेंट पेमेंट करेंगे उसमें से TDS काट के उसकी रेंट की पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम अभी आगे बात करते हैं, ये तो हो गया रेंट का। इसके बाद हमारा आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग है ना। अब इसमें कहा जाता है कि अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर कोई बिल्डिंग है और उसकी खरीद बिक्री होती है, पार्ट ऑफ बिल्डिंग है या पूरा बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें 50 लाख से ऊपर उसकी दाम है तो उस पर 1% ऑफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और प्रॉपर्टी जो भी मतलब हाई होगा, बिल्डिंग की वैल्यू या स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू, जो भी उसमें दोनों में अगर हाई होगी तो उस पर 1% का TDS आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, जो भी मतलब। और ये सारे डिडक्ट रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये जो पे कर रहा होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब केस में, TDS काट डिडक्ट करके जमा करने के लिए। क्योंकि पैसा आप दे रहे हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज़ को ध्यान में रख के उसमें से पैसा उतना डिडक्ट कर लें और उतना डिडक्ट करके उस सामने वाले बंदे को पैसा दें, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग कि जब भी ये TDS डिडक्ट होगा तो उसको किसकी जिम्मेदारी बनेगी, जो प्रिंसिपल होगा, जो पहले पैसा चुका रहा होगा, जो पैसा दे रहा होगा, उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि उस पर TDS डिडक्ट करे और डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराए, ठीक है। तो ये सरकार का नियम है कि जो भी होगा ये सब आपको जमा कराना पड़ेगा। जो भी पेमेंट कर रहा होगा, सपोज करिए मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है, वो कमर्शियल बिल्डिंग का कर रहा हूँ, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 50,000 महीने का कर रहा हूँ
तो उस केस में उसका टीडीएस अप्लीकेबल हो गया, तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करूंगा, और जो बचेगा वो पेमेंट रेंट को मकान मालिक को उसके दे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब तो मोटा मोटा जो इसमें 4-5 सेक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर, रेंट, कमीशन, ठीक है, प्रोफेशनल, ये सब सेक्शन होते हैं जो मोटा मोटे तौर पे जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, बाकी इतने यूज होते नहीं है। ठीक है, अभी कुछ कुछ नए सेक्शन आया, मैं आगे अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब कुछ मान लीजिए आप इंडिविजुअल है, मान लीजिए आप रेसिडेंशियल घर है किसी का, ठीक है, और उसका किराया अगर कोई मान लीजिए 50,000 रुपये से ऊपर का देता है मंथली, ठीक है, तो आप 50,000 से अगर ऊपर दे रहे हैं तो आपको पूरे अमाउंट पे क्या करना, 5% टीडीएस काट के जब देना है अपने मकान मालिक को। जैसे मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, बाहर में फ्लैट लिए हैं, और उस फ्लैट का किराया कितना है, 50,000, 51,000, 52,000 रुपये मान लीजिए। अगर 52,000 रुपये किराया है तो आपको क्या करना है, 5% उस पूरे 52 पर टीडीएस काटना है और गवर्नमेंट को जमा करना है। ठीक है, और उस मकान मालिक को उतना रुपया उसमें से माइनस करके दे देना है। पैसा मकान मालिक का ही है पूरा, आपका कुछ नहीं है। बस उसमें से आपको उतना पैसा सरकार को दे देना है, और जो रेस्ट जो बचेगा पैसा वो दे देना है आपको, किसको, मकान मालिक को। ठीक है, तो दोनों केस है। तो उस केस में कितना, 10%। जो कमर्शियल बिल्डिंग है उनमें लगता है 10%, जो रेसिडेंशियल है उसमें लगता है 5%। ठीक है, अब जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसका पूरे साल का लिमिट 2,40,000 है। अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन के लिए ले रहे हैं और कमर्शियल बिल्डिंग है वो, तो उसकी पूरे साल की लिमिट 2,40,000 तक का रेंट है पूरे साल में, तो नहीं देना पड़ेगा। अगर आप खुद रहते हैं किराए में लेके, फ्लैट है, घर है, बिल्डिंग है, अगर 50,000 से ज़्यादा है किराया उसका, तो उस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा, कितना, 5% का। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अगला, प्रोफेशनल फ़ीस, जो मैं बात कर रहा था बार बार, प्रोफेशनल फ़ीस। अब प्रोफेशनल फ़ीस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल फ़ीस में, फिर प्रोफेशनल फ़ीस हो गया या टेक्निकल सर्विस, तो इसमें होता है 2% लगता है। किस में, अगर आप बिजनेस का कोई कॉल सेंटर है और टेक्निकल सर्विस है अदर देन प्रोफेशनल सर्विस, है 2%। और इसके अलावा जैसे आ, इसके अलावा जो लोग हैं उनमें लगता है 10%। ठीक है, तो 10% में सारे प्रोफेशनल आ जाते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल्स, चार्टेड अकाउंटेंट, लीगल, है ना, ये सभी लोग आ गए ये 10% में। 2% वाले में कौन आ गया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, कॉल सेंटर। ठीक है, तो इस तरह के छोटे मोटे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं स्पेसिफाइड हैं। रॉयल्टी, रॉयल्टी हो गया। ठीक है, रॉयल्टी आप लोग समझते हैं, जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन और इसमें होता है, जो टैग लगा के और किसी और के नाम पे हम कुछ अपना प्रोडक्ट, जैसे नाम ले लिया मैंने किसी का, ठीक है, और उसका नाम लेके मैं अपना सामान बेच रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या बोला, कोई फेमस टीचर है पीडब्ल्यू, मैं पीडब्ल्यू का नाम ले लिया। ठीक है, अब पीडब्ल्यू के नाम पे मैं भी कुछ आप लोग से बात कर रहा हूँ, कोई कोचिंग क्लास दे रहा हूँ, पढ़ाने शुरू कर दिया, तो पीडब्ल्यू को मेरे को क्या देना पड़ेगा, रॉयल्टी देना पड़ेगा। वो डिसाइड होगा किस पे, सेल्स के अमाउंट पे। जितने का सेल्स होगा उस पे 5%, 10% का कौन ले जाएगा, पीडब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से रॉयल्टी चार्ज होता है। तो उस केस में भी, तो इसमें भी थोड़ा स्पेसिफिक है, इसमें 2% है नॉर्मल, बाकी अलग अलग केस में अलग है। अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तब इसमें 2% का बात नहीं आ जाएगा, फिर यहाँ 10% लग सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो मान के चलिए कि इसमें 10% का है प्रोफेशनल फीस सर्विसेज पर। इसकी लिमिट कितनी है, तो 30,000 रुपये तक की इसमें लिमिट है। अब ये पूरे साल की लिमिट है इसमें 30,000 की। ठीक है, 30,000 रुपये से अगर ऊपर की करते हैं ट्रांजेक्शन, तो आपका टीडीएस काटना पड़ेगा आपको। चाहे 30,000 से ऊपर में 31,000 की क्यों ना हो, आपको पूरे अमाउंट पर टीडीएस काटना पड़ेगा, पूरे 31,000 पर। कितना, अगर कोई प्रोफेशनल है तो 10%, अगर कोई कॉल सेंटर है तो इस तरह के 2%। और इसका सेक्शन 194J। अब अगली बात करते हैं हम किसकी, कैश में। अगर क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं कि अगर कैश निकालते हैं, ठीक है, और एक चीज़ और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि इंडिविजुअल और अनडिवाइडेड फैमिली, अगर 194C कॉन्ट्रैक्टर, 194H कमीशन और 194J प्रोफेशनल, इन तीनों में अगर कोई नहीं कंसीडर हो पा रहा है तो उसको डाला जाएगा किसमें, 194M में।
ठीक है। अगर कोई ऐसा बिजनेस है, कोई काम है, इन दोनों में अगर कवर नहीं हो रहे हैं तो ये नया सेक्शन है, इसमें डाल दिया जाएगा 194M। ठीक है। अब इस सेक्शन में डालने के बाद इसकी जो कितनी दी है, इसमें दिया टीडीएस का रेट दिया 5%। ठीक है। इसमें 5% टीडीएस काटा जाएगा। किस किस को, अगर कंट्रैक्टर, कमीशन और प्रोफेशनल है, उसमें अगर कवर नहीं हो रहा है और कुछ डिफिनीशन में इधर उधर हो रहा है तो इस वाले में डाल सकते हैं 194M में, और उनके पर 5% टीडीएस काट सकते हैं। पेमेंट इन, अब इसके अलावा कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए से अगर ज़्यादा अगर आप निकालते हैं, ठीक है, और तो पिछले 3 साल से अगर रिटर्न नहीं करते, पिछले 3 साल से आपने रिटर्न फाइल नहीं किया इनकम टैक्स रिटर्न, और आप 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो आपका भी टीडीएस डिडक्ट होगा, टीडीएस आपके भी काट लिया जाएगा। ठीक है। अब इस पे कितना काटा जाएगा, मतलब इन केस ऑफ अगर डिफॉल्टर है तो डिफॉल्टर में पेमेंट एक्सीड 20 लाख तो 2%, और बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक अगर निकालते हैं आप तो 2 लाख रुपए, 2% टीडीएस आप पे डिडक्ट होगा हर 20 लाख पे। ठीक है। जब भी 20 लाख रुपए निकलेगा उस पर 2% टीडीएस। तो अप टू 1 करोड़ तक निकालिएगा तो इसमें 2% लगेगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं और आपने 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ किया तो। ठीक है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद तो आपके केस में अगर आप क्या करते हैं कि अगर इनकम टैक्स की रिटर्न प्रॉपर फाइल कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो 1 करोड़ तक का आपको 2% है। 1 करोड़ के बाद अगर निकालेंगे तो इसमें इन अदर केस, ठीक है, तो उसमें मतलब जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे 3 साल, उनके लिए तो 5% तक जाएगा। बट अगर जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके केस में ये 2% तक जाएगा। उनमें क्या कहा गया, जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे 3 साल से, उनमें कहा गया कि आपको हर 20 लाख पे तो 2% लगेगा ही, लेकिन इसके बाद अगर 1 करोड़ से ऊपर निकालते तो फिर 5% चार्ज करना शुरू करेंगे टीडीएस। ठीक है। लेकिन अगर वही 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 उस केस में दूसरे का क्या कहा गया कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं प्रॉपर तो आपके पास हम 2% ही लगाएंगे। 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर भी अगर निकालते हैं एग्रीगेट एक्सीड पेमेंट ऑफ, तो अदर इन अदर केस, मतलब जो रिटर्न प्रॉपर फाइल कर रहे हैं उनके में 2% ही लगेगा। लेकिन जो लोग रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, जो डिफॉल्टर हैं 3 साल से इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, उनका अगर कैश विड्रॉल है 20 लाख से ऊपर का तो उन पर 5% भी, 20 लाख से 1 करोड़ तक 2%, और उससे ऊपर अगर निकालते हैं फिर से कैश तो 5% टीडीएस डिडक्ट करा जाएगा। और ये सब चीज़ें बैंकिंग बिजनेस वाले के लिए एक्सेप्शन है। मान लीजिए अब जो बैंक है, अब उसका तो भाई कैश का काम ही है, वो बिना कैश का कैसे चलेगा, तो बैंक वाले को इसमें छोड़ दिया गया है। ठीक है। अगर कोई बैंकिंग बिजनेस में है तो वो उसको छोड़ दिया जाएगा इसमें। अब ई कॉमर्स, जैसे मान लीजिए बहुत सारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, ठीक है, और इनमें जो इनके प्लेटफॉर्म पे भी कोई अगर बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उन लोग भी, उनको क्या करा जाता है, उन लोगों का भी काटा जाता है टीडीएस। उसमें क्या कहा जाता है कि उसमें अगर उनकी ग्रॉस अमाउंट सेल और सर्विस बोथ जितने भी किया पूरे साल में, उनका 5 लाख से ऊपर का अगर उनका सेल और सर्विस है पूरे साल का, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे मैं अपना सामान और कोई सर्विस बेच रहा हूँ, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। अब मेरा पूरे साल का 5 लाख रुपए तक का कमाई है, कितना, पूरे साल में 5 लाख। तो वहाँ तक तो मेरे को छोड़, जैसे मेरा 5 लाख से ऊपर हो गया तो मेरे पे क्या करेगा फ्लिपकार्ट, वो टीडीएस काट के मेरे को पेमेंट करेगा, कितना, 1%। ठीक है। तो 1% हमारा टीडीएस कट जाएगा, उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट होगा वो मेरे पास आएगा। अगर पैन नंबर नहीं है तो उस केस में उनका कितना कटेगा, 5%। जी लोग पैन नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि जो भी आजकल ऑनलाइन बिजनेस है उन सब में जीएसटी नंबर चाहिए, है ना, तो विदाउट पैन का जीएसटी बनता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। तो बस ये याद ऐसे ही ध्यान रखने के लिए, लेकिन 1% तो कटेगा ही कटेगा अगर 5 लाख से ऊपर का आपका सेल है तो पूरे साल में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बात करते हैं हम, एक आया टीडीएस ऑन सब परचेज ऑफ गुड्स, सेक्शन 194 क्यू। ठीक है।
अब इसमें कहा गया है, क्या कहा गया कि इसमें अगर 194 की सेक्शन में परचेज ऑफ गुड्स, अगर आप माल भी खरीदते हैं तो उस पर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ कंडीशन लगा दिए गए। वो कंडीशन क्या है कि अगर आप, इसमें दो चीज़ें हैं, बायर और सेलर दोनों के केस में देखा जाएगा। तो अगर बायर हैं और आप क्या करते हैं, बायर हैं, रेसिडेंट सेलर हैं, और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग 50 लाख रुपए एनी प्रीवियस ईयर, मतलब मान लीजिए जो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि जो पिछला साल जो बीता है, मान लीजिए 22-23, ठीक, तो प्रीवियस ईयर हुआ, तो 22-23 में अगर आप 50 लाख रुपए से ऊपर का, 50 लाख से ऊपर का अगर किसी एक वेंडर से, एक परचेजर से, एक सप्लायर से अगर माल खरीदते हैं तो आप क्या बनेंगे। और उसके साथ साथ दूसरा, आपका ग्रॉस टर्नओवर बिजनेस 10 करोड़ से ऊपर का है पूरे साल में, ठीक है, इमिजिएटली प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जो भी जब लेटेस्ट जो बीता है या जो चल रहा है, ये मान लीजिए, तो 10 करोड़ रुपए आपका पिछले फिनेंशियल ईयर, मतलब पिछले का मतलब जो भी अभी बीता है, तो मार्च खत्म हुआ मार्च 23, तो मार्च 23 तक अगर 10 करोड़ ऊपर 10 करोड़ रह गया, कभी भी आपका 10 करोड़ पूरे साल में अगर 10 करोड़ से ऊपर का आपका रहा है टर्नओवर, ग्रॉस से सेल्स, ग्रॉस सेल्स रिसीव टर्नओवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और टीडीएस कितना करना पड़ेगा, 0.1%, ठीक है। अगर पैन नंबर नहीं है तो 5%, ठीक है, 0.1%, अगर 50 लाख से ऊपर का माल खरीदा जाता है किसी एक पार्टिकुलर वेंडर और सप्लायर से तब। और इसका सेक्शन क्या है, 194 क्यू। अब इसी में एक और कंडीशन कहा गया था दूसरा, चलिए मैं उस पर आगे बात कर लूँगा अभी मैं। और इसके साथ साथ अगर कहा क्या होता है कि बिजनेस और प्रोफेशन में जैसे कोई प्रिक्विजिट दी जाती है, जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस के मालिक, ठीक है, अगर आपको कुछ दे देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको ड्यूरिंग द साल आपको कुछ ना कुछ वो मालिक आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, अगर उस बेनिफिट को आप क्या है, और बेनिफिट्स का प्रीक्विज जो उसका बिफोर जो अमाउंट है वो 20,000 से ज़्यादा का है, मतलब मालिक आपके बिजनेस में जो भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपका कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड किया गया है और उस बेनिफिट्स का वैल्यू 20,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा 10%। और ये कितना, ये नया सेक्शन आया है 194R। बिजनेस में कोई बेनिफिट सैलरी के अलावा आपको प्रोवाइड की जाती है, जो सैलरी वगैरह में तो कवर हो गया वो अलग है, उसके अलावा कोई चीज़ प्रोवाइड करी गई, ठीक है, जो बेनिफिट्स दी गई एम्प्लॉयर के कंपनी की तरफ से, अगर उस चीज उस बेनिफिट्स की वैल्यू 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा 10%, ठीक है। अब एक आया 194S, ये भी नया सेक्शन आया था अभी रिसेंटली, तो इसमें भी यही कहा गया है कि अगर आप कोई डिजिटल वर्चुअल ट्रांसफ़र करते हैं, डिजिटल एसेट्स लेते हैं, ठीक है, डिजिटल एसेट्स लेते हैं और बेचते हैं, तो इसमें आपको क्या है, 50,000 रुपये से ऊपर का अगर कोई है पूरे साल में अगर ऊपर का, तो इसमें भी 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कहा गया कि 10,000, और अगर एनी स्पेसिफाइड पर्सन अदर देन है तो उसके लिए 50,000 की लिमिट दी गई। और इसमें 50,000 रुपये तक से ऊपर की कोई डिजिटल एसेट्स खरीदते हैं, वर्चुअल एसेट्स, जैसे वर्चुअल एसेट्स में क्या हो सकता है, मान लीजिए जैसे हर चीज़ आजकल वर्चुअल खरीदा जा रहा है, कोई संपत्ति खरीद लिया आपने डिजिटली, ठीक है, जो भी डिजिटल एसेट्स हैं, अगर वो कोई कुछ खरीद रहे हैं तो अगर 50,000 से ज़्यादा का है तो उसमें भी टीडीएस डिडक्ट होगा। और हमेशा मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, डिडक्ट जो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो पेमेंट करता है। गवर्नमेंट क्या कहती है, हमें नहीं पता तुम किसको पे कर रहे हो, जिसको भी पे कर रहे हो उसके नाम, उस पेमेंट तुम कर रहे हो तुमसे चाहिए, तुमने क्यों नहीं काटा उसके नाम पे टैक्स, उसके नाम पे तुमने टीडीएस डिडक्ट क्यों नहीं किया, तुम डिडक्ट करके हमें जमा करो। तुम पैसा दिए ना, तुम्हारे पास उस समय पैसा था, ठीक है, तो उसी समय जब आप पैसा दोगे या जब आपके पास बिल आ गया, जो भी दोनों में से जो पहले होगा उसी समय आप उसको डिडक्ट करके और अगले महीने की 7 तारीख को गवर्नमेंट को जमा कर दो। और इसकी पेमेंट आप जब भी कर रहे हो अपना उस समय कर सकते हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी, जो पेमेंट करता है उसकी जिम्मेदारी बनती है टीडीएस डिडक्ट करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे तैसे करके मतलब थोड़ा कोशिश किया
बाकी मैं और अच्छे से थोड़ा तैयारी करूँगा और आप लोग को और अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें बताई गई है पेमेंट करने का, कि 7 तारीख से पहले पहले इसकी पेमेंट हो जाती है अगले महीने में। ठीक है। और क्वार्टरली पेमेंट में क्या होता है, पहले क्वार्टर का 30 जून तक होता है, फिर दूसरे क्वार्टर का होता है अक्टूबर में। ठीक है। 30 सितंबर जुलाई तक का क्या होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, है ना। क्या होता है उसके बाद, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीने का होता है अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर तक। फिर उसके बाद होता है सितंबर तक का, हो गया अक्टूबर में। फिर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसकी कब होगी, जनवरी में। और फिर हो गया जनवरी टू मार्च, इसका होगा जनवरी तक, मार्च का कब होगा, 30 अप्रैल। तो कब कब टीडीएस का रिटर्न भरा जाएगा, कब तक, पहले क्वार्टर में 30 जून, दूसरे क्वार्टर में 31, दूसरे क्वार्टर में कब होगा, नहीं, पहले में जुलाई, पहले में जुलाई, दूसरे में अक्टूबर, तीसरे में जनवरी और चौथे में अप्रैल। कब, जुलाई, जून, जून तक हो गया एक क्वार्टर तो जुलाई में जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वार्टर कब तक हो गया, सितंबर में, तो इसका कब जाएगा रिटर्न, अक्टूबर में। और फिर थर्ड कब हो गया, दिसंबर तक, तो इसका कब जाएगा, जनवरी। और फिर लास्ट वाला हो गया अप्रैल। ठीक। तो ऐसे करके, अब अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में भी ऐसे होता है। कैसे, मान लीजिए पहला हर मंथ में 7 तारीख, अगले महीने 7 को पे करना है। लेकिन अप्रैल के लास्ट जो होता है मार्च का, उसके लिए दिया जाता है 30 अप्रैल तक का टाइम। ठीक है। तो जो मार्च मंथ का जो टीडीएस डिडक्ट, मान लीजिए जो मार्च में अपने टीडीएस काटा सब लोगों का, उसकी जो पेमेंट करने की जो टाइम लिमिट है वो कब तक का है, वो टाइम लिमिट है आपका 30 अप्रैल तक का। ठीक है। सो आशा करता हूँ आप सब लोग को ये समझ आया होगा। और सैलरी के लिए क्या होता है, सैलरी के केस में फॉर्म 16 सर्टिफिकेट मिलता है, और अदर देन सैलरी के लिए 16A मिलता है। ठीक है। अब उसके अलावा आपको क्या होता है, सैलरी वाले के केस में 24 क्यू भरा जाता है, और अदर देन वाले जो मैंने बताया उसमें 26 क्यू का रिटर्न होता है टीडीएस का। और अगर कोई फॉरेन कंपनी है, ऑर्डिनरी है, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, उनके लिए 27-27 क्यू का रिटर्न भरा जाता है टीडीएस में। ठीक। अब इसकी ड्यू डेट मैंने बता ही दिया, टीडीएस रिटर्न भरने की क्वार्टरली 31 जुलाई होती है पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर में 31 अक्टूबर, तीसरे क्वार्टर में जनवरी, और चौथे क्वार्टर में होती है 31 मई। ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर जो होता है उसमें 2 महीने का टाइम दिया जाता है, और बाकी सब में 1 महीने का, क्वार्टर खत्म होने के बाद 1 महीना, और लास्ट क्वार्टर जो होगा उसमें 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। और इसके केस में कौन सा होता है, कौन कौन से फॉर्म जाते हैं, क्या जाते हैं, अगली बार आप लोग को मैं, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा। ठीक है। अब थोड़ा बहुत हमारा रह गया इसमें। ठीक है। तो अभी इसके अलावा अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम किसके बारे में, टीसीएस के बारे में। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा टीसीएस के नाम। तो टीसीएस क्या होता है, टीसीएस होता है टैक्स डिडक्शन, टीसीएस टैक्स कलेक्शन, है ना, टीसीएस टैक्स कलेक्शन सोर्स। तो इस वाले केस में क्या करना है, जो हमारा टीसीएस के केस में होता है कि कुछ कुछ चीज़ों पे हमारा टीसीएस भी अप्लीकेबल है। अब जैसे एक तरह से ऐसे क्या आ गया, एक आया 206 सेक्शन। ठीक है। 206 सेक्शन ये कहता है कि अगर आप क्या करते हैं, गुड्स बेचते हैं, ठीक है, किसी बायर को आपने गुड्स बेचा है, और उस गुड्स पूरे साल अगर आप बेच रहे हैं, और पूरे साल बेचने के बाद पता चलता है कि उस जो गुड्स आपने जो बेचा है उसका वैल्यू 50 लाख से ऊपर का है। कितने का है, 50 लाख से ऊपर का है। तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, बायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और बायर और सेलर दोनों आपस में डिस्कस करेंगे कि अगर इन केस दोनों की मतलब कंडीशन पहले देखी जाएगी, फुलफिल करी जाएगी। ठीक है। 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर टाइम टू रिसिप्ट और सच अमाउंट, अगर आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट रिसीव करी, किसी पार्टी को माल बेचा, 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट हो गया है, तो उस पर भी आप क्या करेंगे, 0.1%
टीसीएस कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आप, पहले तो ये देखा जाएगा कि कौन कार्ड डिडक्ट करेगा, तो दोनों की पहले कंडीशन चेक करी जाएगी। एक ही चीज़ लगेगा, या तो टीसीएस लगेगा या टीडीएस लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो जो जैसे उसमें क्या थी, 10 करोड़ की टर्नओवर बताया था कि परचेजर का 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 10 करोड़ से उसका टर्नओवर कम है और सेलर का ज़्यादा टर्नओवर है, तो सेलर टीसीएस कलेक्ट कर लेगा और वो जमा कर देगा, ठीक है, रिसिप्ट के ऊपर। सेलर क्या करेगा, वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग सेल टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सच एक्सीडिंग 50 लाख इन प्रीवियस ईयर सेल टाइम तो रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट। सेलर को क्या करना है, रिसिप्ट पे जमा करना है, और बायर को क्या करना है, जो बेचेगा माल, जो बेचेगा गुड्स, उसी पे उसको टीडीएस चार्ज करना है, ठीक है। तो सेलर रिसिप्ट करेगा तब, तो वो सेलर के ऊपर है, रिसिप्ट पे लगा ले या सेल कर रहा तब लगा ले, ठीक है। लेकिन सेल से रिसिप्ट पे बोला गया तो रिसिप्ट पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन किया है कि जहाँ 50 लाख पूरा होगा उसके ऊपर दोनों में से किसी एक को या तो टीडीएस डिडक्ट होगा या तो टीसीएस कलेक्ट करेगा सेलर, ठीक है। बायर टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, नहीं तो टीसीएस कलेक्ट कर लेगा सेलर। अब इसमें देखा जाएगा कि टर्नओवर किसकी ज़्यादा है और दोनों में से किसकी क्राइटेरिया मैच कर रही है, वो आपस में एग्रीमेंट डिस्कस करके वो कर लेंगे। तो एक जने कोई डिडक्ट कर सकता है टीसीएस। तो ज़्यादातर केस में क्या हो रहा है कि कई जगह टीडीएस परचेजर कर रहा है, कई जगह सेलर भी कर रहा है। तो डिपेंड करता है, आपस की एग्रीमेंट डिस्कशन और क्राइटेरिया चेक करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये था टीसीएस जो कि गुड्स के ऊपर था, ठीक है। अब आगे इसमें इसकी सेक्शन क्या थी, 206, 206, 206C, ठीक है। अब इसके अलावा अभी आगे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं अगर हमारा कुछ और इसमें रह रहा है तो टीसीएस में। एक चीज़